एवरीवन। आज हम सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस जिनको इफ क्लॉजेस भी कहा जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास चार होते हैं, 0 1 2 3। इस तरह से इन्हें लिखा जाता है, 0 1 2 3। अब आप कहेंगे ना 1 2 3 4 क्यों नहीं कहा जाता? इसका रीज़न है क्योंकि ज़ीरो कुछ ऐसी बातें करता है जो कि यूनिवर्सल फैक्ट है, और उसके बाद 1 2 3 जो है वो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह से इन्हें जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इनको बनाया है। इनका यूज़ क्या है? इनका यूज़ बहुत है। जब भी आप यदि अगर करके बातें करते हैं तो उसमें चार तरह की सिचुएशंस होती हैं। वो ज़ीरो भी हो सकती है, 1 2 या 3 हो सकती है। इनका जो यूज़ है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है, एसएससी, बैंक पीओ, या आप अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी इंग्लिश का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वहाँ पर इसके क्वेश्चंस आते हैं। और ये एडवांस्ड इंग्लिश का पार्ट है। कुछ हिस्से इसके इंटरमीडिएट और अपर इंटरमीडिएट में भी आते हैं, बट ज़्यादातर इसका जो यूज़ है वो एडवांस्ड इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। हिंदी में अगर हम देखें तो हम कंडीशनल सेंटेंस का बहुत यूज़ करते हैं। इनको बनाते वक्त कई गलतियां हो जाती हैं। अगर हम इनके रूल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं तो सेंटेंसेस कई बार गलत माना जाता है, और अगर हम इसको ठीक से यूज़ करेंगे तो शायद हम सामने वाले को सही तरह का मैसेज दे पाएंगे। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं 10। हम इन्हें पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके स्ट्रक्चर सेम हैं या अलग अलग हैं, इनके रूल्स किस तरह के हैं और इनका मीनिंग क्या है। फर्स्ट वन इज, इफ यू हीट वाटर 200 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये उबलता है। सेकेंड, इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। अगर बारिश होती है तो जो ज़मीन है या धरती है वो गीली हो जाती है। थर्ड, इफ शी स्टडीज हार्ड शी विल पास द एग्जाम। अगर वो मेहनत करती है या करेगी तो वो एग्ज़ाम पास कर लेगी। फोर्थ वन, इफ वी लीव नाउ विल रीच ऑन टाइम। अगर हम अभी निकलेंगे या निकलते हैं तो हम समय पर पहुंच जाएंगे। फिफ्थ वन, इफ आई हैड $1 million आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मेरे पास $100 million होते तो मैं दुनिया घूमता या दुनिया ट्रैवल करता, यात्रा करता। सिक्स्थ वन, इफ ही वर मोर ऑर्गेनाइज्ड ही वुड मैनेज हिज टाइम बेटर। अगर वो और ऑर्गेनाइज होता तो वो अपने समय को अच्छी तरह से या बेहतर तरीके से मैनेज करता, प्रबंध करता। सेवंथ, इफ दे हैड सेव्ड मोर दे कुड हैव बॉट द हाउस। अगर उन्होंने कुछ और सेव किया होता या कर लेते तो वो घर खरीद सकते थे। एथ वन, इफ आई हैड नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अपीयर्ड। अगर मुझे मीटिंग के बारे में पता होता, ज्ञात होता, तो मैं मीटिंग मैं आई वुड हैव प्रिपेयर्ड, मैं तैयारी कर लेता। इफ शी हैड स्टडीड लॉ शी वुड बी अ बेटर लॉयर। अगर उसने लॉ पढ़ लिया होता तो वो अभी एक अच्छी लॉयर होती। इफ ही वर मोर कॉन्फिडेंट ही वुड हैव स्पोकन अप एट द मीटिंग। अगर वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता तो वो मीटिंग में बोल लेता या बोल पाता। नाउ प्लीज टेल मी, डू यू थिंक ऑल दीज सेंटेंसेज आर सेम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर और आर दे डिफरेंट? Yes, they are different. They have multiple types of structures. इनके जो रूल्स हैं वो कई अलग अलग तरीके के हैं। तो हम इनको, जो इनका यूज़ है, जो इनका रूल्स है, इसीलिए इन्हें चार कैटेगरीज में रखा जाता है, 0 1 2 3। एंड वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इसको आसानी से अभी समझ सकें। तो पहला वाला हमारा है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। ये ज़ीरो क्या होता है? राइट, ज़ीरो का मतलब है कुछ ऐसे फैक्ट्स या जनरल चीज़ों के बारे में बात करना जो कि हम डेली बेसिस पे बात करते रहे तो वो होती रहती हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि इफ़ क्लॉज के साथ हम यहाँ पर विल यूज़ नहीं कर रहे, ना ही हम दूसरे वाले क्लॉज में इफ़ विल यूज़ कर रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जब वो इफ़ वाले क्लॉज यूज़ करते हैं तो विल का यूज़ उनकी टंग पे बहुत रहता है। इफ़ आई विल, इफ़ यू विल, इफ़ यू विल नॉट, इफ़ दे विल नॉट। तो इफ़ के साथ विल नहीं लगता। प्लीज़ इस बात को याद रख लीजिए, इफ़ क्लॉज में विल नहीं लगता, चाहे वो कोई सा भी कंडीशनल हो। बाद वाला जो क्लॉज है, जो इफ़ के बाद आता है दूसरा क्लॉज, उसमें विल लग सकता है, बट उसकी भी कंडीशंस है, वो हम सीखेंगे। पर आप ये याद रख लीजिए, हम इफ़ के साथ विल नहीं लगाते हैं, ज़्यादातर किसी कंडीशन में नहीं लगाते। अगर कहीं लगता होगा तो कुछ एक्सेप्शनल यूज़ हो सकता है, बट जनरली कंडीशनल सेंटेंसेस में आप इफ़ के साथ विल ना लगाएं। कंपैटिटिव एग्जाम्स में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन दिया जा सकता है जिसमें इफ़ के साथ विल लगा हो, तो उसको सेलेक्ट मत करना, उसके अलग ही यूज़ करना।
अब ये जीरो कंडीशनल हम क्यों यूज करते हैं? कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां पर कोई चीज या तो यूनिवर्सल फैक्ट है, या वो जनरल स्टेटमेंट है, या फिर वो बात आपके साथ होती रहती है, उसको हम लोग जीरो कंडीशनल मानते हैं। इसका रूल, इफ क्लॉज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, इफ आएगा और उसके साथ प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट में आपका सेंटेंस बनेगा। दूसरा जो क्लॉज है वो भी सिंपल में ही रहेगा। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं आपके लिए। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल। नाउ दिस इज अ फैक्ट। अगर आप रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो आपको पर्पल कलर मिलता है। कहीं भी विल का यूज नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि एक जनरल फैक्ट है, एक साइंस का फैक्ट है, तो हम इसे एज इट इज यूज कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दोनों क्लॉजेस में। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल। सेकेंड, इफ इट इज सनी द फ्लावर्स ब्लूम। अगर धूप होती है तो फूल खिलते हैं, एक सिंपल सी बात है ना। हम इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं? अगर धूप होती है तो फूल खिलते हैं, सिंपल, नो विल। इफ यू टच फायर इट बर्न्स। अगर आप आग छूते हैं तो ये जलाती है, इट बर्न्स, इट विल बर्न। तो ये फ्यूचर का अलग सेंटेंस हो जाएगा जो कि यूनिवर्सल फैक्ट में नहीं आ रहा। ये फिर सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा जिसमें हम कह रहे हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाओगे। लेकिन आग का जलाना एक यथार्थ, एक सत्य है, तो हम इसे सिंपल में ही रखेंगे। इफ वाटर फ्रीजेस इट टर्न्स इनटू आइस। अगर पानी जमने तक पहुंचता है तो वो बर्फ बन जाता है। इफ वाटर फ्रीजेस, अगर पानी जमता है, इट फ्रीज टर्न्स इनटू आइस, ये बर्फ बन जाता है। फिफ्थ, इफ यू प्रेस द बटन द लाइट टर्न्स ऑन। अगर आप प्रेस बटन दबाते हैं तो बल्ब जल जाता है, जो लाइट है वो जल जाती है, तो ये भी फैक्ट है आपका, इसमें भी विल लगाने की जरूरत नहीं है। सिक्स्थ, इफ आई ईट टू मच शुगर आई गेट अ हेडेक। अगर मैं ज़्यादा चीनी खाता हूँ तो मुझे सर दर्द हो जाता है, ये मेरे लिए फैक्ट है, जनरल बात है, किसी ने अपने लिए कहा। सेवंथ, इफ यू ऐड सॉल्ट टू वाटर इट रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप पानी में नमक ऐड करते हैं तो ये जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है, ये भी साइंटिफिक फैक्ट है। एट्थ वन, इफ यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट फॉल्स टू द ग्राउंड। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो वो जमीन पे गिर जाता है। इफ द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो फ्रीजिंग इट स्नोज। जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाता है तो बर्फ पड़ती है, यानी कि हिमपात होता है, ये भी एक फैक्ट है। इफ यू वाटर प्लांट्स दे ग्रो। अगर आप पेड़ों में पानी डालते हैं या प्लांट्स में, पौधों में पानी डालते हैं तो वो बड़े होते हैं। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए सारे के सारे कुछ ना कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं, चाहे वो मेरे साथ होते हो या किसी के साथ भी होते हो, तो हम इन चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से यूज़ कर रहे हैं और ये कंडीशनल जीरो है आपके लिए, इसमें कहीं भी विल का यूज़ नहीं हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग कंडीशनल वन पर, इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल, जहाँ पर फर्स्ट कंडीशनल में हम लोग विल का यूज़ करेंगे, राइट। ओके, तो इसको हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये हम यूज़ करते हैं कुछ ऐसी बातों के लिए जो कि फ्यूचर में होने वाली हैं, राइट, यूज्ड फॉर रियल पॉसिबिलिटीज इन द फ्यूचर। यहाँ पर हम विल का यूज़ कर सकते हैं। ये आपका आया कंडीशनल वन। तो जीरो और वन में क्या फ़र्क है? वन कह रहा है, जीरो कह रहा है कुछ यूनिवर्सल फैक्ट, कुछ ऐसी बातें जो आपके साथ होती रहती हैं, जबकि फर्स्ट कंडीशनल कह रहा है कि ये बात किसी चीज़ पर आश्रित है, निर्भर है, ठीक है। तो अगर तुम टाइम पे आओगे तो हम वहाँ जाएंगे, अगर वो नहीं आया तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर इसका रूल देखें तो हम इफ के साथ अभी भी प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं, और बाद वाले क्लॉज में हम लोग विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ये विल सिग्निफाई करता है कि आप फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि वो होगी, यहाँ पर हम विल रखेंगे, राइट। ये याद रखना, विल अगर नहीं लगाते हो तो आपको लगता है आप जनरल फैक्ट की बात कर रहे हो, जीरो कंडीशनल की। अगर आप विल लगा रहे हो तो आप एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो। इसका रूल बहुत सिंपल है, यहाँ याद रखना, प्रेजेंट जो जीरो कंडीशनल है वहाँ से बस ये एक चीज़ में अलग है, बाद वाले क्लॉज में यहाँ पर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, जबकि जीरो कंडीशनल में दोनों ही कंडीशंस में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल लग रहा है। फर्स्ट वन, इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे होम। अगर कल बारिश होती है या होगी तो मैं घर पर रुकूंगा। इफ वाले क्लॉज में अब भी विल नहीं लगेगा। हम हिंदी से इंग्लिश को कंपेयर ना करें, हिंदी में हम अपने अनुसार सेंटेंस बनाते हैं जो कि हमें
मिले हैं, राइट। और हो सकता है हमने हिंदी व्याकरण से ना सीखी हो, हमने सुनकर सीखी हो। तो इंग्लिश की ग्रामर और हिंदी की ग्रामर को दोनों को पैरेलल या समानांतर रख के ना सीखें, ट्रांसलेशन का इसमें उपयोग ना करें। आप लगता होगा कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा। हिंदी में हम दोनों सेंटेंसेस में ग ग लगा रहे हैं तो वो फ्यूचर आपको लग रहा होगा सेंस, बट इंग्लिश में इफ वाला जो पार्ट है वो विल नहीं लेता, चाहे वो ये वाला हो चाहे कोई सा भी हो। यहाँ पर कह रहा है इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे होम। अगर कल बारिश होती है या होगी, हिंदी में कह सकता हूं मैं, इंग्लिश में हम रेन से लिखेंगे। इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे होम, मैं घर पे रुकूंगा। इफ शी फिनिशेज हर वर्क शी विल जॉइन अस फॉर डिनर। अगर वो अपना होमवर्क खत्म कर लेती है वो हमें डिनर के लिए ज्वाइन करेगी। तो कंडीशन है, अगर उसने काम खत्म कर लिया तो डिनर ज्वाइन करेगी। ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, हम एक फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। इफ वी स्टडी हार्ड वी विल पास द एग्जाम। सिंपल सी कंडीशन है, अगर हम मेहनत करते हैं तो हम एग्जाम पास कर लेंगे। इफ दे कॉल अस वी विल आंसर। अगर वो हमें कॉल करते हैं तो हम आंसर देंगे, उनको जवाब देंगे। इफ यू ईट योर वेजिटेबल्स यू विल गेट डिजर्ट। अगर आप सब्जी खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे या खाते हैं तो आपको मिठाई मिलेगी या कुछ भी जो मीठा है वो मिलेगा। हिंदी में मैं ग लगा रहा हूँ इफ वाले क्लॉज में, इंग्लिश में नहीं लगता, प्लीज रिमेंबर। तो हिंदी में मेरे पास दोनों ऑप्शन है, करते हैं या करूंगा, हम दोनों बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में नहीं। इफ ही प्रैक्टिसेस एवरी डे ही विल इम्प्रूव हिज स्किल्स। अगर वो प्रतिदिन मेहनत करता है तो वो अपनी स्किल्स, कुशलता, कारीगरी को इम्प्रूव कर लेगा। इफ आई सी हर आई टेल हर द न्यूज। अगर मैं उसे देखता हूं या अगर वो मुझे दिखी तो मैं उसको खबर दे दूंगा। इफ दे अराइव अर्ली विल स्टार्ट द मीटिंग ऑन टाइम। अगर वो समय पर आते हैं या अगर वो समय पर आए तो हम मीटिंग समय पर शुरू कर पाएंगे या करेंगे। 9th वन, इफ यू हेल्प मी आई विल फिनिश फास्टर। अगर आप मेरी मदद करते हो तो मैं जल्दी फिनिश करूंगा। इफ द सन शाइन्स विल गो टू द बीच। अगर सूरज निकला, सूरज चमकता है तो हम बीच पर जाएंगे। ना नोटिस वन कंडीशनल, जो कंडीशनल वन है आपका फर्स्ट है, उसमें इफ के साथ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया है, बाद वाले क्लॉज में आपने विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। क्योंकि विल लग रहा है तो आपको सब्जेक्ट का कुछ सोचना नहीं है, चाहे वो आपका सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, आपका ढांचा सेम रहेगा सेकंड क्लॉज में, क्योंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगर आप इफ वाले क्लॉज में जाएं तो वहां पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लग रही है, पर एस ई एस आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे आई वी यू दे के साथ आप लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, नो एस ई एस, एंड ही शी इट के साथ सिंगुलर के साथ आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इट रेन्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी फिनिशेस, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वी स्टडी, वी प्लस स्टडी, तो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है इसलिए हमने एस ई एस नहीं लगाया। सिमिलरली दे कॉल अस, फोर्थ सेंटेंस, दे कॉल अस, दे ये हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म हमने लगाया है विदाउट एस ई एस। यू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड सॉरी सेकंड पर्सन सिंगुलर, एंड इफ ही प्रैक्टिसेस थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसी तरह से आपको ये ध्यान देना होगा कि आप इफ क्लॉज में क्या यूज कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या क्या चीज। सेकंड कंडीशनल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये मैंने कई लोगों को देखा है, ये बहुत कम लोगों की जुबान पर होता है। इसको यूज करने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि ये सेकंड कंडीशनल थर्ड कंडीशनल से मिलता जुलता है, और कई बार हम जब सेकंड कंडीशनल बोलना चाहते हैं तो हम थर्ड बोल देते हैं, एंड वाइस वर्सा, कई बार थर्ड बोलना चाहते हैं तो फर्स्ट बोल देते हैं या सेकंड बोल देते हैं। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको सेकंड कंडीशनल का यूज पता होना चाहिए कि ये कैसे यूज होता है, तो वो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे थे। सेकंड कंडीशनल हम यूज करते हैं प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में जो कि अनलाइकली हैं, सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 फुट का होता तो, अगर मेरे पास एक जादुई छड़ी होती तो, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ऐसा कहते वक्त मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें मेरे लिए सच नहीं है।
अगर मैं इस वक्त अमेरिका में होता तो, या मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो, या फिर मैं साइंस का कोई बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक होता तो, पर मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। तो जब भी आप प्रेजेंट में अभी के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि आने वाले समय में या अभी सच नहीं है, उन चीज़ों को हम लोग सेकंड कंडीशनल में रखते हैं। रूल क्या है इसका? हाइपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशंस को हम लोग जब एड्रेस करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, संबोधित करते हैं, तब हम इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं। इसका रूल थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुने और समझें। इसका रूल कह रहा है इफ प्लस पास्ट सिंपल। यहां पर आप लोग इफ के साथ पास्ट सिंपल का यूज करेंगे, या तो वाज वर्ब नॉन आईएनजी, या फिर आप वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और यहां पर जो सेकंड वाला क्लॉज है वहां पर वुड आएगा। वुड का एक यूज ये भी है, जब बच्चे कहते हैं सर वुड के यूज क्या है, वुड के बहुत सारे यूज हैं, उसमें से एक यूज ये है जहां पर हम इसको सेकंड कंडीशनल में यूज करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन या अनलाइकली या अनरियल सिचुएशंस की बात करने के लिए। यहां पर विल नहीं लगेगा, विल हम फ्यूचर पॉसिबल की बातें करने के लिए करते हैं, तो यहां पर आप लोग वुड लगा रहे हैं और आप बेस फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, तो आपके सेंटेंस कैसे बनेगा यहां पर आप देखिए। फिर यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या पास्ट सिंपल आएगा, और वर्ब वुड के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। विल आप यहां भी नहीं लगा रहे हैं, इफ के साथ ना विल लग रहा है ना वुड लग रहा है, इफ के साथ कुछ नहीं लग रहा, सेकंड वाले पार्ट में आपके सेकंड क्लॉज में वुड लग रहा है। अब हम जो ये सेंटेंस पढ़ेंगे 1 to 10, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल आर हाइपोथेटिकल, अनरियल, अनलाइकली सिचुएशंस। तो मैं अभी से आने वाले समय की बात, फ्यूचर, या मैं अभी की बात कर रहा हूं इन सेंटेंसेस को यूज करके जो कि हाइपोथेटिकल है, कंप्लीटली अनरियल सिचुएशंस है। फर्स्ट वन सेज इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो मैं एक घर खरीदूंगा, बट मेरे को दिख नहीं रहा कि मैं लॉटरी जीतूंगा, हो सकता है मैंने टिकट ही ना खरीदा हो, राइट? इफ यू वॉन द लॉटरी व्हाट वुड यू डू? यू कैन राइट इन द कमेंट। अगर आप लॉटरी जीत जाओ तो आप क्या करोगे? बट आपके पास टिकट नहीं है, तो मैं एक हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप टिकट खरीद लेते हो, तब मैं अगर आपसे कहूँ इफ व्हाट विल यू डू इफ यू विन द लॉटरी, तो ये मैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो वो फर्स्ट कंडीशन में चला जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि आपके पास कोई टिकट नहीं है, ना ही आप इंटरेस्ट रखते हो, ऐसे जनरली हाइपोथेटिकली बोल दिया कि अगर आप लॉटरी जीत जाओ तो आप क्या करोगे। सेकंड, इफ शी वर टॉलर शी वुड बी अ मॉडल। अगर वो लंबी होती तो वो मॉडल होती, राइट? अभी की बात कर रहा हूं, पर वो लंबी नहीं है। जो एक कैटेगरी है या पैरामीटर है, उस पैरामीटर पे वो खरी नहीं है, तो वो थोड़ी छोटी है अपनी जो एक हाइट होनी चाहिए एक मॉडल के लिए। तो हम ऐसी बात कर रहे हैं जनरली हाइपोथेटिकली, अगर वो लंबी होती तो वो मॉडल होती। अब आप सोचेंगे यहाँ पे शी के साथ वाज क्यों नहीं आया, वर क्यों आया? कंडीशनल सेंटेंसेस में हाइपोथेटिकली जब सेकंड सेंटेंस को यूज किया जाता है तो हम लोग वाज की जगह वर यूज करेंगे, चाहे कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, राइट? थर्ड सेंटेंस, इफ वी हैड मोर टाइम वी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर हमारे पास ज्यादा समय होता तो हम ट्रेवल करते संसार में, पर हमारे पास समय नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। इफ ही स्टडीड हार्डर ही वुड पास द टेस्ट। अगर वो ज़्यादा मेहनत करता तो वो पास हो जाता, बट वो मेहनत ही नहीं करता। हम जैसे कई बार कहते हैं अगर ये पढ़ ले तो पास हो जाए, बट ये तो पढ़ता ही नहीं है। सो इफ ही स्टडीड हार्डर ही वुड पास द एग्जाम। अगर ये पढ़ ले तो पास हो जाए। फिफ्थ वन, इफ दे ऑफर्ड मी द जॉब आई वुड एक्सेप्ट इट। अगर वो मुझे ऑफर करते जॉब तो मैं ले लेता, बट वो कर ही नहीं रहे, राइट? सो आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली टेलिंग द सेम थिंग। इफ आई न्यू हर नेम आई वुड कॉल हर। अगर मुझे उसका नाम पता होता तो मैं उसे बुला लेता, बट मुझे तो उसका नाम ही नहीं पता। इफ वी लिव्ड इन पेरिस वी वुड विजिट द आईफल टावर ऑफन। अगर हम पेरिस में रहते तो हम जो है आईफल टावर को काफ़ी अक्सर हम लोग विजिट करते, बट हम लोग वहाँ नहीं रहते, हम लोग कहीं और रहते हैं। इफ आई वर यू आई वुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो वो अपॉर्चुनिटी ले लेता, यानी कि बात चल रही है किसी जॉब की, किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी ले लेता। If she had a car, she would drive to work. अगर उसके पास कार होती तो वो गाड़ी चला के ऑफिस जाती, पर उसके पास कार नहीं है। If it snowed, we would build a snowman. अगर बर्फ पड़ जाए तो हम तो स्नोमैन बनाएंगे, बट यहाँ बर्फ पड़ती नहीं है, यहाँ तो ठंडी पड़ती है सिर्फ। All these sentences are used hypothetically
and they are all talking about unreal situations. Please try to understand. I'm sure you will practice these sentences and will enhance your communication skills. The last one which I want to talk about is conditional 3, third conditional sentences. 0 हो गया, 1 हो गया, second हो गया, now third one. Third conditional is only used for past hypothetical situation. अभी जैसे हमने present hypothetical use किया, जिसमें हम बात कर रहे हैं present के ऐसी situations जो कि hypothetical है, unlikely हैं और unreal भी हो सकती हैं. तो उन sentences के लिए हमने क्या use किया? if plus second form and would plus first form. यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा नहीं काफ़ी अलग है. यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? if के साथ हम लोग past perfect use करेंगे. तो हम पास्ट में जाकर ऐसी सिचुएशन की बात करेंगे जो कि पास्ट में पूरी नहीं हो पाई और अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. सो ये क्या कह रहा है? इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, वुड हैव प्लस पास्ट परफेक्ट. यहाँ पर दोनों ही सिचुएशंस में, दोनों ही क्लॉजेस में आपको थर्ड फॉर्म चाहिए. पहले वाले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरे वाले में अभी जो रूल हम सीख रहे हैं वो वुड हैव थर्ड फॉर्म है. इसमें कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, वुड हैव बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम वुड हैव को अभी यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. ठीक है. इसे ऐसे भी समझ लो, इफ हैड थर्ड फॉर्म एंड वुड हैव थर्ड फॉर्म. तो दोनों ही केसेस में आप लोग थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं. अच्छा, बच्चे इस वाले सेंटेंसेस से ज्यादा कंफर्टेबल हैं. आई डोंट नो द रीजन, बट आई हैव सीन मेनी ऑफ देम यूजिंग थर्ड कंडीशनल इन प्लेस ऑफ सेकंड कंडीशनल एज वेल. बट दैट्स अ कमेंडेबल थिंग कि इतना टफ रूल वो आसानी से बोल पाते हैं. ओके, सो लेट्स गो थ्रू दीज सेंटेंसेस और इनको हम पास्ट में जाकर इमेजिन कर रहे हैं. राइट. आप जो हम ये सेंटेंस बोलेंगे तो आप पास्ट में इमेजिन करना कि ये बातें पास्ट टेंस के बारे में चल रही हैं. अनफुलफिल्ड, अनरियल, अनलाइकली और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस. फर्स्ट वन, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम. मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ. अगर मैंने ज़्यादा मेहनत कर ली होती या मैंने कठिन परिश्रम कर लिया होता तो मैं एग्जाम्स पास कर लेता. If she had known about the party, she would have come. अगर उसे पार्टी के बारे में पता होता तो वो जरूर आती या वो आ जाती, लेकिन उसे पार्टी के बारे में पता नहीं था. If they had left earlier, they would have caught the train. अगर वो जल्दी निकल गए होते तो वो ट्रेन पकड़ लेते, बट वो जल्दी नहीं निकले, ट्रेन नहीं पकड़ पाए. It means उनकी ट्रेन छूट गई. If he had taken the job, he would have moved to London. अगर उसने जॉब ले ली होती तो वो लंदन को मूव कर गया होता है, चला गया होता. उसने जॉब नहीं ली, वो लंदन नहीं गया. If we had planned better, we would have enjoyed the trip. अगर हमने अच्छी तरह प्लान किया होता अपनी ट्रिप को, तो हमने अपनी जो ट्रिप है उसको एंजॉय किया होता, बट हमने अच्छी तरह प्लान नहीं किया, इसलिए हमने ट्रिप को एंजॉय नहीं किया. If I had remembered her birthday, I would have bought a gift. अगर मुझे उसका जन्मदिन याद होता तो मैं उसके लिए गिफ्ट खरीद लेता, पर मुझे याद ही नहीं था, इसलिए मैंने गिफ्ट नहीं खरीदा. If she had practiced more, she would have performed better. अगर उसने बहुत प्रैक्टिस किया होता तो वो अच्छी परफॉर्म कर पाती, बेहतर परफॉर्म कर पाती या किया होता, बट उसने प्रैक्टिस नहीं किया. If they had listened to the advice, they would have avoided the mistake. अगर उसने एडवाइस को सुना होता तो वो मिस्टेक को अवॉइड कर पाता या कर पाते. If I had seen the movie, I would have recommended it. अगर मैंने मूवी देखी होती तो मैं उसको रिकमेंड करता, पर मैंने नहीं देखी, पास्ट में ही. If he had asked for help, he would have finished on time. अगर उसने मदद मांगी होती तो वो समय पर ख़त्म कर पाती. He would have कर पाता. I'm so sorry. Right? So ये सारे जो आपके सेंटेंसेस हैं ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस हैं. राइट. कंडीशनल सेंटेंस आपके पास कितने हुए? 0, 1, 2, 3, एंड दे ऑल हैव डिफरेंट रूल्स एंड डिफरेंट यूसेजेस. राइट. 0 और 1 आपके प्रेजेंट में यूज होते हैं. 0 आपका प्रेजेंट की बात कर रहा है, जबकि आपका कंडीशनल 1 आपका फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है. कंडीशनल सेकंड और थर्ड आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं. सेकंड आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर हाइपोथेटिकल जो कि अनलाइकली हैं, इम्पॉसिबल हैं, अनरियल हैं या हाइपोथेटिकल है, जबकि आपका थर्ड कंडीशनल जो है वो सिर्फ पास्ट हाइपोथेटिकल, अनफुलफिल्ड या अनरियल सिचुएशंस की बात कर रहा है. I hope you have understood these sentences, their rules and their usages, and next time when you are going to make these sentences, you are going to be confident and not going to make any grammatical mistake.
keep learning.